Hello everyone, it's me Komalpreet Kaur. Welcome to my channel Blissful Direction. तो आज हम वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट्स की सीरीज में प्लेटो की नेक्स्ट थ्योरीज को कवर करेंगे। अभी तक हमने प्लेटो की लाइफ, उनका बैकग्राउंड, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज के लेक्चर में थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को कवर करेंगे। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है। पहले हम समझते हैं कि कम्युनिज्म क्या होता है, इसका क्या मतलब है। सिंपल वर्ड्स में एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, कि लोगों के पास अपनी कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो। जैसे आज लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी बिल्डिंग्स है। सो कम्युनिज्म मीन्स देयर इज कॉमन ओनरशिप फॉर ऑल। वाई प्लेटो वांटेड टू अडॉप्ट कम्युनिज्म सिस्टम इन द स्टेट, क्यों प्लेटो ये सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते थे, इसका जवाब प्लेटो ने खुद अपनी थ्योरीज में दिया है और उसको हम अब अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। अब जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो दो बेसिस पर है। फर्स्ट है प्रॉपर्टी बेसिस पर एंड सेकेंड वाइफ्स या फिर फैमिली बेसिस पर। तो फर्स्ट है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी के बेसिस पर प्लेटो ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है ये इंसान को ग्रीडी और मैड कर सकती है। मैंने आपको कहा था ना कि वाई प्लेटो वांटेड टू अडॉप्ट कम्युनिज्म, इसकी बात भी प्लेटो ने आगे बताई है। तो यही रीजन है, प्रॉपर्टी के बेसिस पर प्लेटो का कहना है कि प्रॉपर्टी इंसान को ग्रीडी करती है, उनको मैड कर सकती है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी की लस्ट होती है, अगर वो किसी इंसान में बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए, तो इंसान को ये पागल कर सकती है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास ही प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती है। लेकिन जो गार्डियन क्लास होती है, जैसे कि रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास, ठीक है, उसको प्लेटो गार्डियन क्लास कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकती। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक में रूलिंग क्लास, ठीक है, और सोल्जर क्लास को गार्डियन क्लास कहा है। ओके, तो ये याद रखना, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और वैसे ये बहुत सिंपल है, जो स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और जो स्टेट के ऊपर रूल करती है, दैट इज गार्डियन क्लास। फाइन, तो थ्योरी पर वापस आते हैं। प्लेटो ने इन गार्डियन क्लास को प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन करने का कोई भी राइट नहीं दिया है, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो इंसान को करप्ट बनाती है और जिसकी वजह से करप्शन इंक्रीज हो सकती है एक स्टेट के अंदर। प्लेटो ने कहा कि जो प्रोडक्शन क्लास है उनमें तो एपिटाइट ही डोमिनेट करता है एंड उन्हें तो सिर्फ पैसे को कमाने से ही मतलब होता है, उनका तो मोटिव ही यही है। बट जो सोल्जर क्लास है उनका काम है स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जो रूलिंग क्लास है उनका है स्टेट के ऊपर रूल करना। इसलिए प्लेटो ने कहा कि सोल्जर और रूलिंग क्लास को अपनी सारी की सारी लस्ट को खत्म करना चाहिए और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। तो फर्स्ट कि ओनली वर्किंग क्लास कैन हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड, द गार्डियन क्लास, कौन थी गार्डियन क्लास? द रूलर एंड सोल्जर लिव अंडर द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड क्या था? दे डू नॉट पोसेस एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन, दे कंज्यूम एवरीथिंग इन कॉमन। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपके रिटन एग्जाम के लिए आपको मटेरियल नोट्स भी चाहिए होते हैं, राइट? तो ये रहे आपके लिए रेडी नोट्स फॉर योर आंसर। अब इन फीचर्स में वही सब चीज़ें हैं जो हमने अभी समझी हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन्हें अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है, इससे हमारी ही प्रैक्टिस होगी। सो फर्स्ट है फॉर गार्डियन प्रॉपर्टी स्टैंड्स अबॉलिश्ड। प्लेटो ने अपने स्टेट में जो गार्डियन क्लासेस हैं उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया है। दे कैन नॉट ओन एनी लैंड, हाउस, गोल्ड और सिल्वर और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। गार्डियन शेयर देयर फूड एंड लिविंग प्लेस विद ईच अदर। फाइन। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है गार्डियन डिपेंड ऑन द एपिटाइट क्लास। प्लेटो की स्टेट में ओनली वर्किंग क्लास ही प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती है, ठीक है, पहले तुमने ये समझ लिया। लेकिन जो गार्डियन क्लास है वो अंडर द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी उसके अंदर रहेगी, ठीक है। इसलिए गार्डियन क्लास अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए वर्किंग क्लास पर डिपेंड रहती है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द वर्किंग और एपिटाइट क्लास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेशनल सप्लाईज टू देम। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टी इज नॉट ओन बाय द स्टेट इवन। प्लेटो बिलीव करते थे कि स्टेट वाज नॉट एन एपिटाइटिव ऑर्गेनिज्म, इट वाज नॉट अ प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन। मतलब स्टेट कोई प्रॉफिट और वेल्थ कलेक्ट करने का इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए स्टेट भी कोई प्रॉपर्टी ओनर नहीं करेगी, स्टेट किसी प्रॉपर्टी की ओनर नहीं होगी। ओके, प्लेटो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी रखने का राइट है वो सिर्फ प्रोडक्शन क्लास को है, ठीक है, उनके जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी रख सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट किसी प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं होगी, बट स्टेट के पास ये पावर ज़रूर होती है कि वो ध्यान दे कि जो प्रॉपर्टी का यूज़ है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टेट हैड द पावर टू इंश्योर दैट द प्रॉपर्टी वाज यूज्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। Plato wanted that the property used under the direction of the state so that it could not be used by the appetitive class in a discretionary and selfish manners। यहाँ पर मतलब ये है कि स्टेट प्रॉपर्टी ओनर नहीं बन सकती, लेकिन उसके पास ये पावर ज़रूर है कि वो इस बात का ध्यान दे कि जो प्रॉपर्टी का यूज़ है वो किसी भी सेल्फिश मैनर के लिए ना हो, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर और सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही उसका यूज़ हो, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट है इट मेंट ओनली फॉर द गार्डियन क्लास। प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास, ठीक है, जो रूलर्स और सोल्जर्स है उन पर ही एप्लीकेबल होता है। He decided to implement on the best of the society. That's why some critical thinkers said that Plato's communism of property was aristocratic in nature. तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एपिटेटेड क्लास स्टेज आउट ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो सिर्फ गार्डियन क्लास पर ही एप्लीकेबल होता है, बट जो ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स है, ठीक है, जो एपिटेटिव क्लास से बिलोंग करते हैं उन पर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। दे स्टेट्स आउट ऑफ दिस स्कीम। दे कैन हैव प्रॉपर्टी एंड ओन इट प्राइवेटली, बट दिस ओनरशिप इज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। दे कैन यूज इट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। मीन्स उनको भी स्टेट के अकॉर्डिंग, उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा और इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। फाइन। इसके बाद हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, या फिर कह दो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। इस कंसेप्ट को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, बल्कि सबसे ज़्यादा तो प्लेटो के इस कंसेप्ट का क्रिटिसिज्म उनके ही स्टूडेंट एरिस्टोटल उन्होंने किया था। फाइन। प्लेटो ने अपने इस कंसेप्ट कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स में कहा है कि फैमिली और वाइफ्स भी एक प्रॉपर्टी से भी बड़ा, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा लेवल ऑफ करप्शन और डिस्ट्रैक्शन एक इंसान के अंदर लेकर आ सकता है। प्लेटो कहते हैं कि मतलब जैसे कि लोग प्रॉपर्टी के लिए तो पैसा कमाते हैं, करप्शन में भी आते हैं, लेकिन फैमिली के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंसान के लिए फिर उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी फैमिली बन जाती है। प्लेटो का कहना है कि फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए इंसान फिर करप्शन में आने लग जाता है, ठीक है, उसको और वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की लस्ट उसमें और ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, बिकॉज फैमिली की नीड्स पूरा करने के लिए इंसान और पैसे के पीछे भागता है, ठीक है, और रिसोर्सेज को लेना चाहता है। तो प्लेटो कहते हैं कि फैमिली तो प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा करप्शन और उसके अंदर लस्ट को, इंसान के अंदर जो लस्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। इस बेस पर प्लेटो कहते हैं कि फैमिली तो और भी बड़ा करप्ट इन्फ्लुएंस है हर इंसान के ऊपर एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। तो प्लेटो अपना ये कंसेप्ट इसलिए लेकर आए थे कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली होना चाहिए। इवन इसके साथ ही इस थ्योरी के अंदर प्लेटो ने अपना मैरिज का कंसेप्ट भी दिया था, जो कि बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है बाकी जो मैरिज के रिचुअल्स हैं उनसे। प्लेटो की मैरिज की मेथोडोलॉजी में था कि स्टेट को डिसाइड करना चाहिए कि कौन इंसान किसके साथ एज अ कपल रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है वो जो बाकी मैरिज इंस्टीट्यूशंस है इन सबसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका मतलब कि कोई इंसान किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा ये भी स्टेट ही डिसाइड करेगी। अगर हम इस कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पर इंसान के पास कोई राइट्स ही नहीं है, मतलब कि उनके पास तो उनके पर्सनल राइट्स भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ स्टेट ही डिसाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर नोट करें कि स्टेट कितनी टोटलिटेरियन हो गई है, प्लेटो को टोटलिटेरियन भी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो स्टेट को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, एक आइडल स्टेट बनाना चाहते हैं और सब कुछ वो स्टेट को ही मानते हैं। वो हमेशा इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर स्टेट को रखते हैं। अब यहाँ पर प्लेटो ने कहा कि वन फिट और एबल्ड मैन इज मैरिड टू वन फिट वुमेन फॉर दी 1 ईयर। और जो प्लेटो का ये कंसेप्ट ऑफ मैरिज है ना, ये किसी भी इमोशनल और लाइफ टाइम फैमिली कंसेप्ट बेस्ड नहीं है। प्लेटो ने कहा कि एक एबलेस्ट मैन एक एबलेस्ट वुमेन से मैरिज करेगा और उनका जो चाइल्ड होगा वो आफ्टर बर्थ स्टेट को दे दिया जाएगा एंड फिर वो जो कपल है वो सेपरेट हो जाएंगे। प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा था? बिकॉज प्लेटो मानते थे कि अगर चाइल्ड उनके पास रहा तो वो अपनी फैमिली के साथ अटैच होगा, सेम वो कपल भी उस बच्चे के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल है, वो अपनी फैमिली के साथ अटैच होने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू प्योरिटी अपनी फैमिली को देंगे, ठीक है, कपल भी अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को वैल्यू देंगे सबसे ज़्यादा, और अपना जो भी उनका काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी स्टेट में, उनको वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्लेटो का मानना था। और जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि प्लेटो शुरू से ही स्टेट को पहले रखते हैं और इंडिविजुअल सेल्फ को बाद में रखते हैं, ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि इस कंसेप्ट से नेपोटिज्म भी खत्म होगा, कोई भी मदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी अपने बच्चे में और बाकियों के बच्चों में, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे इक्वल रहेंगे, ठीक है, स्टेट के अंदर रहेंगे, तो वो सभी मदर्स को पता ही नहीं होगा कि उनका खुद का बच्चा कौन सा है, वो सभी को इक्वल ट्रीट करेंगी, ठीक है। इसके साथ ही प्लेटो कहते हैं वुमेन गेट रिलीफ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम चाइल्ड ब्रिंगिंग एंड अदर डोमेस्टिक वर्क्स, मतलब कि वुमेन्स को भी घर के कामों से, बच्चों को पालने से इनसे रिलीफ मिलेगा, वो अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर पाएंगी। बिकॉज प्लेटो एक फेमिनिस्ट थे, ये मानते थे कि वुमेन को भी पूरा अधिकार है कि वो सामने आए, रूल करें, और प्लेटो मानते थे कि वुमेन की जो एबिलिटीज़ है उनको भी एक स्टेट में यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घर तक ही सीमित रहें, घर तक ही रह जाएं, बच्चों को संभालने में ही लगी रहें और जो उनकी एबिलिटीज़ है वो एक स्टेट में यूटिलाइज ही ना हो, वो वेस्ट हो जाएं। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि चाइल्ड के बर्थ के बाद उसे साथ ही स्टेट को दे देना चाहिए। स्टेट का काम है आगे उसका ध्यान रखना, उसका डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि वो इस बात को समझ सके कि उसकी आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है स्टेट के लिए, ठीक है।
प्लेटो ने कहा कि इस तरीके से वुमेन को टाइम मिल पाएगा अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो भी उसकी स्टेट के लिए है उनको पूरा करने के लिए, उनको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स को, इस कंसेप्ट को अगर हम सम अप करें तो पहले तो ये सिर्फ गार्डियन क्लास पर ही एप्लीकेबल है। ओनली वर्किंग क्लास अपनी फैमिली रख सकती है, बट जो रूलिंग क्लास है और जो सोल्जर क्लास होगी वो टेम्परेरी मैरिज सिस्टम में रहेगी। ठीक है। According to a system of temporary marriage, one fit woman is married to one fit man for the 1 year. After the birth of child, the two were separated. The children should be brought up by the state. देखो, वैसे तो मैंने आपको अभी तक कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिए हैं। इनका जो भी पर्पस था वो भी आपको बता दिया है कि प्लेटो का मानना था कि इससे इंसान की जो लस्ट है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो किस बात की लस्ट। फाइन। इसके बाद ठीक है, जो प्लेटो का मानना था कि अगर ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलेंगे। ठीक है, वो भी मैन की इक्वल ही बाहर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर पाएगी। फाइन। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए, आपकी मदद के लिए आपको एक रेडी नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा कि फुल जो आंसर है आपको फ्रेम किया हुआ मिल रहा है। इसके आगे मैंने आपको फीचर्स भी प्रोवाइड करूंगी और क्रिटिसिज्म भी। इसको हम साथ साथ एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये आंसर आपको आगे एग्जाम के टाइम अपना आंसर फ्रेम करने में हेल्प देगा। ओके। पर्पस ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स में फर्स्ट है पॉलिटिकल पर्पस, जिसमें प्लेटो का फैमिली को अबॉलिश करने का, ठीक है, उनको खत्म करने का प्लेटो का मेजर एम था कि स्टेट के अंदर यूनिटी को लेकर आया जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर इज नो ग्रेटर गुड फॉर द स्टेट दैन द बॉन्ड ऑफ यूनिटी। इसके साथ ही प्लेटो मानते थे कि इंसान फैमिली फैक्शन में रहता है तो वो फैमिली को प्रायोरिटी देने लग जाता है, वो फैमिली को ऊपर रखता है, स्टेट को बाद में रखता है, स्टेट के लिए वो डिसलॉयल हो जाता है। इसलिए एक स्टेट में यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है मॉरल पर्पस। मॉरल पर्पस में प्लेटो ने सोचा कि जो एथेंस की वुमेन है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है, तो उनकी कंडीशन को भी ठीक किया जाए। ठीक है, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एथेंस वाज वेरी डिप्लोरेबल। इसलिए प्लेटो चाहते थे कि उनकी कंडीशन को ठीक किया जाए, उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री किया जाए। प्लेटो कहते हैं वुमेन्स के फैमिली को संभालने से एक स्टेट की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की एबिलिटीज वेस्ट हो जाती हैं। ही फाउंड दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज बीइंग पुट टू नो यूज एक्सेप्ट बेयरिंग एंड रियरिंग चिल्ड्रन। वुमेन वर नॉट अलाउड टू डेवलप देयर पर्सनैलिटीज फुली। इसलिए प्लेटो सजेस्ट करते हैं कि वुमेन को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री कर देना चाहिए ताकि वो स्टेट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। थर्ड पॉइंट है यूजेनिक पर्पस। प्लेटो सजेस्ट द कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द रेस। Plato would like to abolish the permanent sexual relations between one man and one woman. Instead, he introduced a temporary regulating marriage. According to a system of temporary marriage, one fit male is married to one fit female for the 1 year. After the birth of child, the two are separated. The children should be brought up by the state. Next है features of communism of wives, जिसमें फर्स्ट फीचर है नो प्राइवेट फैमिलीज। प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स थ्योरी में सिर्फ वर्किंग क्लास को ही प्राइवेट फैमिली अलाउड थी। ठीक है, बट देयर इज नो प्राइवेट फैमिलीज फॉर द गार्डियन क्लास। मतलब कि रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास की कोई भी पर्सनल और प्राइवेट फैमिलीज नहीं होगी। प्लेटो सेड ऑल गार्डियंस वेदर मेल और फीमेल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट है कॉमन वाइफ्स फॉर द गार्डियन क्लास ऑल वुमेन टू बी कॉमन टू ऑल मैन। मतलब कि कोई भी वुमेन गार्डियन क्लास में किसी की भी पर्सनल वाइफ नहीं होगी। नो वुमेन इज परमानेंटली वेडेड टू एनी मैन। दे विल हैव ग्रुप मैरिज एंड एवरीवन विल बी आइदर कॉमन हस्बैंड और अ कॉमन वाइफ। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कॉमन लिविंग प्लेस। प्लेटो की स्टेट में सारे गार्डियन क्लास से बिलोंग करने वाले लोग वेदर मेल और फीमेल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड लिव टुगेदर इन द कॉमन प्लेस। गार्डियन शेयर देयर फूड एंड लिविंग प्लेस विद ईच अदर। दे लिव टेंट्स एंड ईट फूड ऑन अ कॉमन टेबल। मतलब कि वो नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग अपनी एक कॉमन जिंदगी जीते थे। कॉमन जिंदगी मतलब जिसमें उनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट फैमिली नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेरी मीटिंग सिस्टम। प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स थ्योरी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें प्लेटो ने टेम्परेरी मैरिज के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू द प्लेटोस टेम्परेरी मैरिज, वन फिट मैन इज मैरिड टू वन फिट वुमेन फॉर 1 year. आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, द टू आर सेपरेटेड. द चिल्ड्रन शुड बी ब्राउट अप बाय द स्टेट। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है मीटिंग एज फिक्स्ड। प्लेटो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अ फिक्स्ड मीटिंग एज फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द गार्डियन क्लास। मतलब कि प्लेटो की स्टेट में गार्डियन क्लास के लिए उनकी एक स्पेसिफिक मीटिंग एज भी फिक्स्ड है। मीटिंग एज फॉर मैन इज टू बी बिटवीन 25 to 55 एंड फॉर वुमेन बिटवीन 20 to 40. मीटिंग बायॉन्ड दिस एज शुड बी प्रोहिबिटेड। ओके, अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट है आफ्टर चाइल्ड कपल वर सेपरेटेड। प्लेटो अपनी कम्युनिज्म ऑफ थ्योरी में कहते हैं कि चाइल्ड के बर्थ के बाद जो कपल है वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, मेल एंड फीमेल आर टू बी सेपरेटेड एंड यूनाइटेड टू अ डिफरेंट पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर इफ एज एंड हेल्थ परमिटेड सच अ यूनियन।
ओके, मतलब ये कि जब चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा तो जो कपल है वो सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद अगर उनकी एज और उनकी हेल्थ सही हो, ठीक है, परमिट करती हो कि हाँ वो दोबारा किसी चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं, तो वो किसी और पर्सन के साथ मैरिज में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट है चिल्ड्रन प्लेस्ड इन कस्टडी ऑफ स्टेट। प्लेटो कहते हैं चिल्ड्रन के, ठीक है, एग्जैक्ट उनके बर्थ के बाद इमीडिएटली उनको उनकी फैमिली से सेपरेटेड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब उनको सेपरेट कर देंगे ना फैमिली से, तो उनको स्टेट की कस्टडी में लेकर आएंगे। प्लेटो सेड ऑल चिल्ड्रन बोर्न ऑफ सच मैरिजेस विल बी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब वो बच्चे हैं ना जो उस स्टेट के बच्चे हैं, दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ द स्टेट, ठीक है, फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है नो प्लेस फॉर वीक एंड डिसीज्ड चाइल्ड इन प्लेटोनिक स्टेट, मतलब प्लेटो की स्टेट में वीक और डिसीज्ड चाइल्ड की कोई जगह नहीं है। जैसे हम शुरू से अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्लेटो को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, वो ना एक परफेक्शनिस्ट है, इसलिए उन्होंने ये कंसेप्ट भी लेकर आए, ठीक है, ये कंसेप्ट दिया उन्होंने। अ वीक चाइल्ड इज टू बी किल्ड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, अगर वो वीक है, ठीक नहीं है, तो उसको उसके बर्थ के बाद इमीडिएटली मार दिया जाएगा, ठीक है। देयर इज नो प्लेस फॉर वीक एंड डिसीज्ड एंड डिसफिगर्ड पर्सन इन प्लेटोनिक स्टेट, उनकी कोई उनके स्टेट में जगह ही नहीं है, एज दे कैन नॉट परफॉर्म देयर रोल्स वेल इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। प्लेटो कहते हैं कि वीक मतलब कि जो बीमार है, ठीक है, जो डिसीज पर्सन है, डिसफिगर्ड चाइल्ड है, वो उनको मार दो, बिकॉज वो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, वो एबल ही नहीं है स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए प्लेटो ने अपना ये कंसेप्ट भी दिया। देन हमारा 9th फीचर है मदर डिड नॉट बियरिंग अ चाइल्ड। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड मदर विल हैव नथिंग टू डू विद द रियरिंग और बियरिंग ऑफ द चाइल्ड, द चिल्ड्रन इज टू बी ब्राउट अप अंडर द स्टेट कंट्रोल एंड बी एजुकेटेड इन अ प्रॉपर सिटीजन, मतलब प्लेटो की स्टेट में मदर अपने बच्चे को अपने पास ही नहीं रख सकती, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकती, ठीक है। बर्थ के बाद जो है ना, जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसके इमीडिएटली बच्चे को स्टेट की कस्टडी में भेज दिया जाएगा, ताकि वो अपना एजुकेशन ले सके, अपना डेवलपमेंट पूरा कर सके। इसके बाद हमारी इस थ्योरी में लास्ट बचा है इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। प्लेटो की ये थ्योरी को ना बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके ही स्टूडेंट एरिस्टोटल, उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। एरिस्टोटल कहते हैं कि एथेंस की हार के बाद आप एक आइडल स्टेट लेकर आना चाहते हैं, उसकी ग्लोरी को वापस लेकर आना चाहते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन जो आपने रेमेडी बताई है ना, वो तो जैसे डिसीज से भी ज़्यादा ही खराब है। एरिस्टोटल कहते हैं कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो की अच्छी नहीं है, ठीक है, ये कहते हैं कि ये गलत है कहना कि ये इंसान को करप्ट ही बनाती है। एरिस्टोटल तो कहते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और फैमिली है, वो एक टाइप का मोटिवेशन है एक इंसान के लिए, जैसे प्रॉपर्टी इंसान को मोटिवेशन करती है वैसे फैमिली इंसान को मोटिवेट करती है। एरिस्टोटल सेड कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये इंसान को हेल्प, उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ताकि वो और मेहनत करके और पैसा कमाए, ठीक है। सेम फैमिली को एज अ मोटिवेशन एरिस्टोटल मानते हैं कि इंसान मोटिवेट होता है कि वो काम करे, पैसा कमाए, बिकॉज वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना चाहता है और उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहता है, उनके लिए वो काम करना चाहता है, तो ये क्या है, ये एक मोटिवेशन है। इसके साथ ही एरिस्टोटल कहते हैं कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, एंड ये उनको सेल्फ वर्थ भी देता है, मतलब कि जब कोई इंसान काम करता है, अर्निंग करता है, तो उसकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होती है, वो इंसान खुश होता है कि उसने अपना एक्सपेंडिचर खुद उठाया, अपने खर्चे खुद उठाए, खुद मेहनत करके, खुद पैसे कमा के, इससे उनकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे हमने अभी पढ़ा है, प्लेटो ने तो बिल्कुल ही उल्टा बताया था कि आपको प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, फैमिली ही नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एरिस्टोटल फिर भी अपने टीचर से डिफर कर जाते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल ने अपने एनालिटिकल रीजनिंग के बिहाफ पर अपने टीचर को क्रिटिसाइज किया कि उनका ये कंसेप्ट सही नहीं है, एंड एरिस्टोटल मानते हैं कि इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, उनके पास घर होना चाहिए, उनकी उनकी फैमिली होनी चाहिए, नहीं तो वो इमोशनल स्टेबल ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उनको उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए घर होना, फैमिली होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस बात पर, ठीक है, जो एरिस्टोटल है वो अपने टीचर प्लेटो से डिफर कर जाते हैं, इसी बेस पर एरिस्टोटल प्लेटो के इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एरिस्टोटल का रीज़न बता दिया कि क्यों वो अपने ही टीचर को, प्लेटो को, ठीक है, क्रिटिसाइज कर देते इस कंसेप्ट पे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये एक मोटिवेशन लिया जाए, ठीक है, इस चीज़ को, मनी को, ठीक है, प्रॉपर्टी को, फैमिली को करप्शन ना समझे, लेकिन उनको एक मोटिवेशन टाइप ले, ठीक है। पर एग्जाम में लिखने के लिए हमें कुछ और डिसीजन के पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो जो ये आगे के पॉइंट्स है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैन नॉट बी अप्लाई टू मॉडर्न नेशन स्टेट। According to the critics, it is not applicable to a modern nation state whose population runs into crores. मतलब कि क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आज के मॉडर्न टाइम में, ठीक है, यहाँ पर जिस टाइम में स्टेट्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है, जहाँ पर इतने नंबर में पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उस जगह में इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। क्रिटिक्स टोल्ड इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल टू डिवाइड सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनटू द 3 स्टीरियोटाइप्ड क्लासेस।
एंड टू असाइन दैम फिक्स्ड फंक्शंस। मतलब कि इतनी पॉपुलेशन को हम इस सिस्टम को एप्लीकेबल करने के लिए, ठीक है, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे हम 3 क्लासेस में, जो प्लेटो ने बताई थी ना कि वर्किंग क्लास, सोल्जर क्लास, रूलिंग क्लास, इन 3 क्लासेस में हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इतनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक है, और कैसे उनको उनका काम दिया जाएगा कि आप सोल्जर हैं, आप रूलिंग क्लास है, ठीक है, ये इतनी बड़ी स्टेट में आज के टाइम में ये इम्पॉसिबल है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, इट विल ऐड टू फ्रिक्शन एंड डिसयूनिटी इन द स्टेट। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड प्लेटो एंड सेड, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन द स्टेट, प्लेटोस कम्युनिज्म डिवाइड द स्टेट इनटू 2 कम्युनिटीज। एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो का जो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट ने स्टेट में यूनिटी लेकर आने की जगह स्टेट की जो पॉपुलेशन है उनको 2 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जिसमें एक तो है वर्किंग क्लास, ठीक है, इस कंसेप्ट में, ठीक है, जिसके ऊपर ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। वर्किंग क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकती है, प्राइवेट फैमिली भी रख सकती है, लेकिन जो गार्डियन क्लास है उन पे ये कंसेप्ट जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है और कम्युनिज्म ऑफ राइट्स है ये इंप्लीमेंट होता है। तो इस तरह से प्लेटो के इस कंसेप्ट ने जो पॉपुलेशन है उसको 2 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एरिस्टोटल सेड इट क्रिएट डिसहार्मनी इन द स्टेट एंड कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी विल ऐड टू फ्रिक्शन एंड डिसयूनिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, इट लीड्स टू टोटलिटेरियन। Plato's theory of communism of property and wives lead to totalitarianism, which is not good for the state. It is totally opposed the humanitarianism. ठीक है, this theory is putting less emphasis on the development of individual and more focus on the state. प्लेटो को ना एक परफेक्शनिस्ट भी माना जाता है, बिकॉज प्लेटो को ना हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा अब तक कि प्लेटो हर चीज़ में परफेक्शन मांगते हैं, जैसे कि आइडल स्टेट हो गया, फिलोसफर किंग का कंसेप्ट हो गया, कम्युनिज्म हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए। बट जो क्रिटिक्स है ना वो कहते हैं कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कोई इंसान तक भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल में, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती ही हैं, ओके। लेकिन जैसे क्रिटिक्स कहते हैं कि प्लेटो ने हमेशा स्टेट के ऊपर ही फोकस किया है कि स्टेट परफेक्ट हो जाए, स्टेट को एक टोटलिटेरियन बनाना है, ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन में मतलब ह्यूमन पे फोकस ही नहीं किया, इंडिविजुअल को प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि स्टेट को ऊपर रखा है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में कोई फोकस नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ के बेस पर जो क्रिटिक्स है वो प्लेटो के इस कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ अपोज्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। Plato's theory of communism opposed to the principle of liberty and equality, it leads to ultimately totalitarianism। मतलब कि प्लेटो की जो स्टेट है, ठीक है, उनमें इंडिविजुअल के पास कोई लिबर्टी, कोई इक्वालिटी, कोई राइट्स है ही नहीं है, ठीक है। स्पेशली गार्डियन क्लास जो है, जो रूलर्स है, जो सोल्जर्स है, उनके पास तो ना ही लिबर्टी है, इवन वो अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकते, अपना लाइफ पार्टनर भी अपनी पसंद से चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास कोई लिबर्टी नहीं है, ना तो उनके पास कोई राइट है, पर्सनल राइट, ठीक है, ना ही उनके पास इक्वालिटी है कि वो वर्किंग क्लास जैसे कोई पर्सनल कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रख लें, कोई प्राइवेट फैमिली, वो भी नहीं वो रख सकते जैसे वर्किंग क्लास रखती है, ठीक है। तो जो प्लेटो की स्टेट है उनमें गार्डियन क्लास के पास तो ना लिबर्टी है ना राइट्स है, उनके पास कुछ है ही नहीं है, द इंडिविजुअल इज कम्प्लीटली सबॉर्डिनेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, हीज कम्युनिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स फॉर द रूलर एंड द सोल्जर क्लासेस इज नॉट ओनली अनवांटेड बट ऑल्सो impracticable. It is against the basic human psychology and therefore almost impossible to implement. मतलब कि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। मतलब कि बिना फैमिली के, बिना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के, ठीक है, ये इंसान की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको खराब करती है, उसको ख़त्म ही करती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, इट विल डिस्ट्रॉय द सेंटिमेंट्स ऑफ चैरिटी एंड बेनेवलेंस। Plato's communism destroyed the institution of private property, which is symbol of civilization, by abolishing it, as Aristotle pointed out it later on. It will destroy the sentiments of charity and benevolence. इसके बाद हमारा लास्ट क्रिटिसिज्म है, 7th पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन हैज़ अ स्पिरिचुअल टच ऑल्सो। Men and women do not come together merely for the purpose of producing children. The relation between husband and wife is a deeply spiritual relation. मतलब क्रिटिक्स कहते हैं कि प्लेटो का ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड हस्बैंड एंड वाइफ को सेपरेट हो जाना चाहिए। क्रिटिक्स कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है वो एक प्योर रिलेशन है, वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन है, ठीक है। क्रिटिक्स सेड that it was unsentimental way in which Plato propounded his concept of temporary marriage is really regrettable, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज अ लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो प्लेटो ने टेम्परेरी मैरिज का कंसेप्ट दिया है ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, इसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं
ठीक है, और कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला रिलेशन होता है, ना कि सिर्फ 1 साल तक, ओनली फॉर 1 ईयर टेम्परेरी मैरिज, ऐसा रिलेशन ये नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हमने इस लेक्चर में इस थ्योरी के फीचर्स और क्रिटिसिज्म अच्छे से कवर कर लिए हैं। नोट्स आपको मिल गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरीज को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।